नमस्कार आप सभी को। अभी हमने चाइल्ड लेबर डिस्कस किया। आनंद जी हमारे साथ थे, हमने अमरलाल को सुना और हमने ये एस्टैब्लिश किया कि चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर एक बहुत ही जघन्य अपराध की कैटेगरी में हमारे समाज में वर्क कर रहा है। तो उसी से आगे बढ़ते हुए अब हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि बॉन्डेड लेबर का है। बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1976 को हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन को मैं स्वयं लूंगा। तो सेशन पे प्रेजेंटेशन अपना खोलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि बॉन्डेड लेबर ये कैसे कानून बना या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारे यहाँ जो ब्रिटिश का एक प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था, लैंडलॉर्डशिप जिसको बोलते थे, जमींदारी, आपने सुना होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का। तो उससे क्या हुआ कि जमींदार, बहुत सारे जमींदार पैदा हुए अलग अलग जगह पर, और वो क्या करते थे, लैंड को टेनेंट्स को देते थे, पेजेंट्स को देते थे। कुछ लोगों की जमीनें भी होती थी। हुआ ये कि काफी समय बाद होते होते आप सब ये जानते हैं और मानेंगे भी कि क्राइम्स जो है वो अपने प्रारूपों को बदलते हैं। कुछ कुछ समय में अपने आप क्राइम भी इवॉल्व होता है जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है। तो हुआ ये कि एक केस स्टडी समझते हैं हम कि मान लीजिए कोई फार्मर है, उसकी 4 बीघा जमीन है, या 1 एकड़ उसका या 2 एकड़ उसके पास जमीन है। उसने एक जमींदार से, एक लैंडलॉर्ड से, ठाकुर साहब से कर्जा लिया अपनी जमीन पे काम कराने के लिए। और कर्जा लेने के बाद उसकी फसल बर्बाद हो गई, कुछ दिक्कत आ गई, तो वो रीपे नहीं कर पाया उस कर्जे को। रीपे नहीं कर पाया तो ठाकुर साहब ने, जमींदार साहब ने ये कहा कि भाई अब जो तुम्हारी जमीन है वो हमारी हो गई। उन्होंने उस जमीन को, उसकी जमीन को कब्जे में ले लिया। और जो किसान था, किसान और उसके बच्चे, उसके परिवार को अपने पास मजदूरी के लिए लगा लिया उसी जमीन पर। यानी जो जमीन उस किसान की थी वो लैंडलॉर्ड के पास ट्रांसफर हो गई जबरदस्ती कब्जे से या फोर्स्ड लेबर के कारण, और फिर उस जमीन पर उसका हक हो गया। और जो बाकी के लोग, जो एक्चुअली जिनकी जमीन थी, वो उस पर मजदूरी करने लगे, पेजेंट्स बन गए। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं थ्रू आउट द नेशन उस समय होती थी। तो 1975 में ये सब देखते हुए एक ऑर्डिनेंस निकाला भारत सरकार ने, और 76 में, 1976 में बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट आया। मैं एक और चीज दोबारा रिपीट करूंगा कि हमने बात करी कि क्राइम अपने प्रारूपों को बदलता है। तो जिस तरीके से 1975 में या उससे पहले बॉन्डेड लेबर का जो इशू था या जो प्रारूप था, वो आज आपको नहीं मिलेगा 50 साल बाद, 40 साल बाद, या मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। उसने अपने प्रारूपों को बदल लिया, उसने अपने तरीकों को बदल लिया है। तो इन तरीकों को जानने के लिए, इन तरीकों को समझने के लिए और इन तरीकों के समाधान करने के लिए ही हम ये सेशन आज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। तो जब हम बंधुआ मजदूरी की बात करते हैं या बॉन्डेड लेबर की बात करते हैं, तो दो टर्म 1976 की एक्ट से हमको जो समझने के लिए है वो है क्रेडिटर और डेटर। जो कर्ज दे रहा है और जो कर्ज ले रहा है, इन दो शब्दों का हमें महत्व पता होना चाहिए। और हम ये समझ जानने की कोशिश करते हैं कि बंधुआ मजदूरी आखिर में है क्या। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट के सेक्शन 2F के तहत ये कहा जाता है कि बॉन्डेड लेबर ऐसा किसी भी प्रकार का अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति, उसका परिवार या उसकी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में है। और ये जो कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ है, ये जो नियंत्रण एस्टैब्लिश हुआ है, वो फोर्सफुल है। और फोर्स का मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं है, यहाँ पर फोर्स का मतलब इमोशनल फोर्स भी है, सोशल ऑब्लिगेशन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस वो भी है, और साथ में फिजिकल तो है ही। जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें उस व्यक्ति का, उस परिवार का या उस संपत्ति का शोषण किया जा रहा है किसी भी प्रारूप में। ठीक है, तो सेक्शन 2F में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कर्ज दे रहा है और उस कर्ज के अवैध अवैध में उससे काम कराया जा रहा है, मजदूरी कराई जा रही है, तो क्या ये मजदूरी जो उससे कराई जा रही है वो फुल टाइम कराई जा रही है, पार्ट टाइम कराई जा रही है, कुछ दिनों के लिए कराई जा रही है, कुछ महीनों के लिए कराई, जैसे फसल कट रही है जब, तो क्या तभी कराई जा रही है? या फिर बुआई हो रही है एक खेत में तभी कराई जा रही है? तो इस तरीके से ये सारे के सारे टर्म्स एक्सेप्टेबल हैं। यानी अगर पार्शियल फोर्स लेबर कराया जा रहा है, फुली फोर्स लेबर कराया जा रहा है, स्लेव बना के रखा जा रहा है, ये सारा का सारा बॉन्डेड लेबर के सिस्टम में 1976 की एक्ट में सेक्शन 2F में आपको मिलता है। लेकिन जैसे जैसे
कोर्ट में केसेस बढ़े। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि लेजिस्लेटर्स कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटर्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं और जुडिशरी उस पर न्याय देती है। तो जैसे जैसे ये केसेस बढ़े, इश्यूज बढ़े, जुडिशरीज के पास बहुत सारी केसेस आने लगे कि भाई उसमें किसी केस में कुछ और होता था, किसी केस में कुछ और होता था। ये जो लैंडलॉर्डशिप से रिलेटेड केसेस थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और बंधुआ मजदूरी के नए नए प्रारूप भी निकलने लगे। उसके तहत परिभाषाओं में थोड़े थोड़े बदलाव आए, बॉन्डेड लेबर की परिभाषाओं में बदलाव आए। जैसे क्या बदलाव आया कि भाई कोई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, उसका परिवार या परिवार का कोई सदस्य भी बॉन्डेड लेबर में हो सकता है, या फिर उस परिवार पर अगर कोई व्यक्ति डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास में मेरे साथ दो लोग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जमीन अपनी रख दी, मैंने कर्जा ले लिया और जो मालिक थे मेरे या जो ठेकेदार थे मेरे या जो ठाकुर साहब थे मेरे, उन्होंने मुझे काम पे रख दिया। तो मेरे साथ जो डिपेंडेंट था, मतलब जो मेरी तनख्वाह पर या मेरे पैसे पर या मेरी कमाई पर चलता था, वो भी उस बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें एक क्रेडिटर होता है, एक डेटर होता है। वो चाहे कुछ कम चाहे एक हफ्ते के लिए बॉन्डेड लेबर हो, एक महीने के लिए बॉन्डेड लेबर हो, एक साल के लिए बॉन्डेड लेबर हो, वो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आता है। या तो स्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है या अनस्पेसिफाइड पीरियड हो सकता है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया बॉन्डेड लेबर के इस परिभाषा में, जहां पर मिनिमम वेज का जो है डेफिनेशन भी जोड़ा गया। मिनिमम वेज क्या होता है, देखिए जैसे अभी आनंद जी बता रहे थे कि मिनिमम वेज एक्ट है और जिसके तहत हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एक मिनिमम वेज तय करती है। तो दिल्ली में जैसे उन्होंने बताया कि 14,000 के करीब है, उसी तरीके से पंजाब में भी कुछ ना कुछ अमाउंट है, हम 8,000 मान के चलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति उस मिनिमम वेज से कम पैसा उसको नौकरी में मिलता है, उस काम में मिलता है, तो फिर वो एक बंधुआ मजदूर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, यानी अगर मुझे 200 रुपए हफ्ते का मिल रहा है या 2,000 3,000 रुपए महीने का मिल रहा है, तो मैं एक बंधुआ मजदूर हूँ उस व्यक्ति के पास। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये जो कर्ज है या ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ये तीन तरीके से हो सकता है। एक एग्रीमेंट के बेसिस पर हो सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर हो सकता है, या कस्टम के बेसिस पर हो सकता है, सामाजिक ट्रेडिशंस के बेसिस पर हो सकता है। पंजाब में तो बहुत ज्यादा एग्रेरियन इकोनॉमी है और हमें बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत ही बड़े बड़े ठाकुर और लोग वहां पे मिलते हैं, मान साहब, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। और उसमें वो करीबन 100 ऐसे मजदूरों को, 50 ऐसे मजदूरों को जो है काम देते हैं। तो वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा ये परिभाषा जो बदली, ये कैसे बदली, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। तो जब ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, तो 1982 में एक जजमेंट आया। केस का नाम है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके पहले तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फोर्स या फोर्स लेबर लोग नहीं समझते थे जनरली कि फोर्स क्या होता है, फोर्स लेबर क्या होता है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं था, ना तो एक्ट में दिया था, ना कहीं और दिया था कि भाई क्या होता है। तो 82 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों शब्दों का मायना बताया, मतलब बताया, डिफाइन कर दिया कि फोर्स क्या है और फोर्स्ड लेबर क्या होगा। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी कृत्य या कारण जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपने अल्टरनेटिव ऑप्शंस उसके पास ना बचे। यानी मान लीजिए कि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि मैं अगर यहाँ खेती हर मजदूर हूं तो मैं खेती हर मजदूरी ही करूंगा, ये मेरी चॉइसेस खत्म हो गई हैं और मुझे मजबूर कर दिया गया है, मुझे मजबूर कर दिया गया है कि मैं एक कोर्स ऑफ एक्शन में काम करूं, यानी एक ही प्रकार का काम एक ही जगह से करूं। ना ही मेरे पास कोई फ्रीडम हो आने जाने की, ना ही मेरे पास परिवार की कोई चॉइस हो, ना मेरे परिवार के पास या मेरी संपत्ति के पास ऐसी कोई चॉइस हो। यानी उसके पास ये चॉइस भी नहीं है कि वो अपने खेत पर अपना आधिपत्य जमा कर उसे बेच सकता है। उसके पास ये भी चॉइस नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता है। उसके पास ये भी चॉइस नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजकर एक अच्छे से अच्छी चीज में इन्वॉल्व कर सकता है। उसके पास ये भी चॉइस नहीं है कि वो उन ठाकुर साहब के काम को छोड़कर कहीं और काम कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान, इस प्रकार का कोई भी कृत्य जो है वो फोर्स के अंदर आने लगा। ठीक है, 1982 की बात कर रहा हूँ मैं, 82 की बात है। उसके बाद आया फोर्स लेबर का डेफिनेशन, उन्होंने जो कोर्ट ने दिया। उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 23, अगर आप भारत के संविधान को देखोगे, उसमें आर्टिकल 23 ने ये कहा है कि फोर्स लेबर भारत से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, खत्म करना है हमें देश में से। अगर उन्होंने ये कहा है
तो बॉन्डेड लेबर अगर कहीं पे मिलता है विच मीन्स के फोर्स लेबर हो रहा है। तो फोर्स उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेबर और या फिर सर्विस, अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ मजदूरी अकेला नहीं है कि आप सिर्फ मजदूरी में खेती में काम कर रहे हो, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का लेबर या किसी भी प्रकार की सर्विस अगर कोई व्यक्ति दे रहा है जिसमें उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो उसे पैसा मिलता है, वो मिनिमम वेज से कम है, ठीक है, इसका मिनिमम वेज से कम है, जैसे हमने अभी फिक्स किया था 8,000 रुपए, 8,000 रुपए से अगर कोई भी लेबर और सर्विस का जो पैसा है वो कम है, ऐसी कैटेगरी, इस तरीके के केस में बॉन्डेड लेबर कहा जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है, या उस महिला को या उस बच्चे को, किसी को भी। एक और जजमेंट आया भाई 1983 में, क्या जजमेंट आया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में क्या कहा कोर्ट ने, इस जजमेंट में ये कहा कि जब भी फोर्स्ड लेबर का कोई भी केस कोर्ट के सामने आएगा तो ये मान लिया जाएगा, ये अपने आप प्रिज्यूम है, इट इज द प्रजम्पशन के जो व्यक्ति जो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आया है उसको कोई ना कोई एडवांस दिया गया था या कोई ना कोई इकोनॉमिक कंसिडरेशंस उसके लिए किए गए थे। अगर ऐसा होता है तो वो अपने आप बॉन्डेड लेबर है, आप समझ रहे हैं, वो अपने आप बॉन्डेड लेबर है, ठीक है। और एक और उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का ये जिम्मा है कि वो अपने स्टेट में ऐसे बॉन्डेड लेबरों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें रिलीज करें और रिलीज होने के बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट था और यहाँ से जो है परिभाषाओं में बॉन्डेड लेबर के एग्जीक्यूशंस में परिवर्तन चालू हुए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा जो है वो चालू हुआ। अब हम आते हैं एक्ट पे और एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। तो पहला जो टर्म है वो है एडवांस, ठीक है। हम सब जानते हैं कि बॉन्डेड लेबर के प्रारूपों में एडवांस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसको अपने खेती हर की चीजों से बाहर आकर देखिए। अभी तक हम सोच रहे थे कि कोई एक ठेकेदार बैठा है, कोई एक ठाकुर साहब बैठे हैं, कोई एक बड़ा आदमी बैठा है और वो एडवांस दे रहा है। अब इसको बाहर आइए, अगर मैं मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3,000 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ कि साहब आओ आप अपन दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में आप मेरे साथ काम करना। मैंने 3,000, उसने उसको 3,000 दिया, उसने अपनी फैमिली को दे दिया और उसके बेटे को मैं लेके दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने उसे एक दूसरे काम में लगाया, उसे 2,000 रुपए 3,000 रुपए महीना देने लगा। तो क्या ये बॉन्डेड लेबर होगा? क्या ये एडवांस की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो एडवांस में आपने दो टर्म हमने देखे थे, क्रेडिटर और डेटर। अभी एडवांस कैसे दिया जा सकता है? ये कैश में दिया जा सकता है क्या ये काइंड में दिया जा सकता है, क्या किसी फेवर के रूप में दिया जा सकता है, क्या आधा कैश दिया जा सकता है और आधा काइंड में दिया जा सकता है? ये सभी प्रारूप जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं एडवांस में। चाहे आप कैश में दें, काइंड में दें, पार्शियल कैश में दें, पार्शियल काइंड में दें, फुल काइंड में दें, किसी भी प्रकार से आप अगर एडवांस दे रहे हैं, आप अगर वादा भी कर रहे हैं एक प्रकार का, तो वो भी इसके अंदर कंसिडर होता है। एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए जो अभी चाइल्ड लेबर के केस में भी पहला हमारे पास प्रश्न आया था कि भाई एक कागज है, उसमें कागज में एग्रीमेंट कर लिया है एम्प्लॉयर ने और पेरेंट्स ने, तो ये तो बहुत ही बड़ा सबूत है, ये तो शो कर रहा है कि भाई आपके में बंधुआ मजदूरी का एग्रीमेंट हुआ है बिल्कुल बीच में। आप समझ रहे हैं। ओरल भी होता है, अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई तुम्हारी जो जमीन है वो मेरी हो गई है, चलो अब तुम मेरे यहाँ बंधुआ मजदूरी करो, तो ये ओरल एग्रीमेंट भी मायने है, एज एन एग्रीमेंट को देखा जाता है। जब इसका एडजुडिकेशन होगा तब इसको भी कंसिडर किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अब हमने फोर्स लेबर समझा, लेकिन फोर्स लेबर का एक प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम में किसी भी प्रकार फोर्स लेबर में जो सिस्टम है उसमें एक्सप्लॉइटेशन होना बहुत नेचुरल है। आप चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन हो, साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन हो, किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन हो, तो वो बॉन्डेड लेबर के उस प्रॉपर सिस्टम में आता है। और अगला टर्म है जो नॉमिनल वेजेस, जो हमने बात करी, यानी जो मिनिमम वेजेस के अंदर जो सरकार ने तय किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है, वो है हमारा नॉमिनल वेज। अब हम थोड़ा समझते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या है बॉन्डेड लेबर एक्ट के, क्या है। देखो, जब ये एक्ट आया तो इस प्रकार की सुविधाएं थी नहीं। भाई जमीनें जो होती थी वो बंधुआ रखी रहती थी, लोग काम करते थे हजारों लाखों में, मतलब
एक पूरा ब्लॉक स्तर का जोन है, उसमें एक अपना जो है वो ठाकुर साहब बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग जो है वहाँ के बंधुआ मजदूर हैं। तो इस तरीके के, अब वो सोशल एग्रीमेंट और सोशल नॉर्म्स में भी चलता था ये सारा का सारा, जो इकोनॉमिक और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में चल रहा था वो तो था ही, लेकिन इसमें भी चल रहा था सोशल कस्टम में कि भाई तो ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, तो वो तो ठाकुर साहब की सेवा ही करेगा, उनके पैर दबाएगा, उनकी गुलामी करेगा, ये सब तो चलता ही था। तो ऐसे प्रोविजन इसको लाए गए इस एक्ट में ताकि ये सब कुछ बंद किया जा सके, इन पर डायरेक्ट प्रहार किया जा सके। क्या आया सेक्शन आया कि जैसे ही ये एक्ट लागू होता है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम को पूर्ण रूप से अबॉलिश कर दिया जाएगा। अच्छा, बॉन्डेड लेबर सिस्टम से हम लोग क्या समझते हैं? बॉन्डेड लेबर सिस्टम से ये समझते हैं कि अगर किसी ने कर्ज लिया था किसी क्रेडिटर से, तो वो कर्जा खत्म हो गया है, उस कर्जे से उसको आजादी मिल गई है। अगर किसी ने एडवांस दिया था तो उस एडवांस से उसको माफी मिल गई है। अगर कोई जबरिया मजदूरी कर रहा था किसी के घर, किसी के दुकान, किसी के फैक्ट्री में, उससे वो मुक्त हो गया है। और जो भी एग्रीमेंट थे, चाहे वो लिखित थे चाहे मौखिक थे, उन सभी को, चाहे कॉन्ट्रैक्ट थे चाहे सोशल कस्टम थे, उन सभी को इस पर्टिकुलर सेक्शन ने खारिज कर दिया, जीरो कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, अगले सेक्शन में क्या हुआ, ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके बाद भी अगर कंपल करता है, अगर फोर्स करता है या कोई ऐसा एक्शन करता है जिससे फोर्स उनके ऊपर लग रहा है, यानी कभी डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, दोनों चीजों को सम्मिलित कर लिया। अगर इनडायरेक्ट भी कंपेल या फोर्स हो रहा है तो फिर वो क्या है, वो बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में या फोर्स लेबर की कैटेगरी में आने लगा। ठीक है, एस। और अगले सेक्शन में क्या हुआ कि एग्रीमेंट, कस्टम, इन सभी को वॉइड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर किसी के ऊपर लायबिलिटी थी कि भाई मुझे 3 लाख का कर्जा लौटाना है फले आदमी को, 4,000 का कर्जा लौटाना है फले आदमी को, 10,000 का कर्जा लौटाना है भले आदमी को, वो सारा का सारा कर्जे को एक्सटिंग्विश कर दिया गया कि उसे कोई जरूरत नहीं है देने की। ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, मान लीजिए किसी की जमीन रखी हुई है, किसी का खेत रखा हुआ है, किसी का कुछ रखा हुआ है, वो सारा का सारा उनको मॉर्टगेज से फ्री कर दिया गया, वापस कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो थी 76 की बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये भी इंश्योर किया गया कि अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होती है तो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। राइट, तो इस तरीके से बॉन्डेड लेबर का रेलेवेंस कम नहीं हुआ और बढ़ता चला गया। यानी जो जो सिर्फ इस बात पे लोग समझते थे कि भैया सिर्फ जमीनी विवादों के लिए बॉन्डेड लेबर है या कोई जबरदस्ती मजदूरी के लिए कोई बॉन्डेड लेबर है, इसको, इसके प्रारूप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, जिसमें फैक्ट्रियां भी आ गई, जिसमें दुकानें भी आ गई, जिसमें किसी भी प्रकार के संबंध भी आ गए, आपसी घरों के संबंध तक इसमें बॉन्डेड लेबर में आ गए। अब हम थोड़ा सा ऑफेंसेस देख लेते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा करता है या कराता है तो क्या पनिशमेंट्स है हम लोगों की। तो अगर कोई, सेक्शन 16 बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बॉन्डेड लेबर को एनफोर्स कर रहा है, एक सेकेंड, एनफोर्स कर रहा है या फिर एडवांस देकर किसी को बॉन्डेड लेबर बना रहा है, या फिर किसी सोशल कस्टम के कारण, किसी ट्रेडिशन के कारण, किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण, एग्रीमेंट के कारण या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के कारण किसी व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी करा रहा है, चाहे वो लेबर के टर्म्स में हो चाहे वो सर्विस के टर्म्स में हो, उन ऐसे सभी लोगों को 3 साल तक की सजा और 2,000 रुपए तक का फाइन है। और बाकी जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो तो है ही उसमें। अच्छा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसकी एपेलेट अथॉरिटी कौन है, कौन ये सब डिसाइड करता है। ठीक है, सेक्शन 16, 17, 18, तो जब आप एफआईआर लगाते हैं, एफआईआर में जो सेक्शन मेंशन करेंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के, वो सेक्शन 16, 17 और 18 है। इन तीनों सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए और अपने एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कैसे प्रावधान है, अपन थोड़ा सा डिस्कस उनको करते हैं। अगर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने अभी कहा था कि अगर कोई बॉन्डेड लेबर है और वो पा लिया गया है, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, तो सेक्शन 19 ये कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको रिस्टोर हो जानी चाहिए। अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं करता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव का केस था कि एक व्यक्ति ने फले व्यक्ति से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया। ठीक है, अब उसने क्या करा, वो कर्जा समय पे दे नहीं पाया, तो उसने क्या करा, उसकी दुकान को जब्त कर लिया, दुकान पर कब्जा जमा लिया और उस लड़के को जिसने कर्जा लिया था उसको अपने यहाँ खेती उसमें लेबर बना के मजदूरी कराने लगा।
तो क्या हुआ, ये बॉन्डेड लेबर का हुआ। जब उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसको सारा कुछ किया गया तो उसने मना कर दिया कि साहब मैं तो नहीं दूंगा उसकी दुकान, मैं उसको वापस नहीं करूंगा। तो अब उसमें क्या हुआ कि उसको 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और 2,000 रुपए का फाइन हुआ। तो सेक्शन 19 क्या कहता है, अगर कोई फेल हो रहा है, अगर कोई फेल हो रहा है प्रॉपर्टी को वापस लौटाने में, उसके पोजेशन उसको वापस देने में, तो फिर उसको 1 साल का जो है सजा और 2,000 रुपए तक का फाइन है। 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि ये जो ऑफेंस है उसमें कोई उकसा रहा है, अबेट कर रहा है, किसी ने उकसाया कि भाई इसको बंधुआ मजदूर बना लेते हैं अपने यहाँ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा काम होता रहेगा, बढ़िया चलता रहेगा। तो जिस व्यक्ति ने यह सलाह दी है वो उसके लिए विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई अबेटमेंट कर रहा है तो वो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी सेक्शन 16, 17, 18 में मिल रही है, यानी 3 साल की सजा उसके लिए भी है। और सबसे अच्छी बात जो इस एक्ट में आई, देखिए आप सेक्शन 23 देखिए कि कंपनीज, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है, कोई सर्विस कंपनी है, किसी भी प्रकार की कंपनी है, वो भी अगर इस तरीके का काम करती है तो उनके लिए भी सजा है, उनके लिए भी इसी सेक्शन 16, 17, 18 में सजा मिलेगी। और एक अच्छी बात जो आप लोगों के लिए है, पुलिस वालों के लिए है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सभी एजेंसी जो बॉन्डेड लेबर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में मदद करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं, उनको कोई भी अगर वो एक्शन लेते हैं गुड फेथ में तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सजा नहीं है। सेक्शन 24 अगर आप पढ़ेंगे तो ये कहा गया है। जनरली लोग डरते हैं, एजेंसीज तक डरती हैं कि भाई हम अगर बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर करवा देंगे या बॉन्डेड लेबर पे हम ऐसा करवा देंगे तो भाई हमारे ऊपर ही कोई दिक्कत ना आ जाए। जबकि ये यही एक्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की, किसी महिला की उत्थान के लिए आप इस एक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप इस कानून का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी मेजर्स, किसी भी प्रकार का विपत्ति नहीं आएगी, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो एक्सटर्नल की तरफ से हो। ठीक है। और कई बार प्रश्न उठता है कि क्या भाई पुलिस डायरेक्ट इसमें एक्शन ले सकती है, क्या लेबर के बिना एक्शन नहीं लिया जा सकता? मैं जनरली जब अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग लेता हूँ तो हम लोग जब डीटीएफ की बात करते हैं और दूसरे एजेंसीज की बात करते हैं तो वहाँ बड़े बेकार से और छोटे मोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना उन पर डिस्कशन होता है कि साहब गाड़ी किसकी लाएंगे, या पैसा कौन देगा उनको खाना खिलाने के लिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा कोई केस और वो आता है तो आप हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखिए, अपने कानूनों को ध्यान में रखिए। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के कानून हैं वो ये कहते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड आपको उस समय एक्ट करना है, बाकी की जो चीजें हैं वो बाद में। जैसे मान लीजिए अगर आपको बॉन्डेड लेबर का जाके रेस्क्यू करना, आपके पास एक आज कंप्लेंट आ गई और 24 घंटे में इसमें रेस्क्यू करना पड़ता है, 24 घंटे में आपको रेस्क्यू करना है, तो क्या आप 24 घंटे में ये देखेंगे कि भाई अगली बार गाड़ी किसकी जाएगी, या मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्या लेबर वाला मेरे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप समझ रहे हो? क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल भी है और बेलेबल भी है। तो क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है आप स्वयं इसमें एक्शन ले सकते हो, आप स्वयं इसमें इतने जिम्मेदार हो और पावरफुल हो कि इसमें आपको डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है। आप जब डीटीएफ में जाएंगे, अगली जब डीटीएफ की मीटिंग होगी उसमें आप ये बात उठाइए कि साहब लेबर आता नहीं है या गाड़ी मिलती नहीं है या इसका खर्चा कौन देगा, वो आप डीटीएफ में डीएम के सामने रखेंगे ये बातों को। लेकिन उस समय हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन आदमी को ऐसे ऑफेंसेस से, ऐसे कृत्य से पहले बाहर निकालना है, उसके बाद बाकी की सारी चीजें डिस्कस होती हैं। ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अभी मैं अपने इसको जरा मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा सभी लोगों का। कृपया प्लीज अपने माइक खोल के मुझे बताइए, या फिर आप अगर चैट बॉक्स में डालना चाहते हैं तो वहां भी डाल दीजिए कि क्या एक चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर हो सकता है, अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? देखिए चाइल्ड लेबर जो है वो हम कैटेगराइजेशंस पे नहीं देखेंगे कि चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। बॉन्डेड लेबर एक अपने आप में बड़ी चीज है और उसके प्रोविजंस हम अप्लाई करेंगे चाइल्ड लेबर के केस में, क्योंकि बॉन्डेड लेबर एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है। अमरलाल जो आपसे सुबह जुड़ा उसने बताया था कि वो स्वयं बॉन्डेड लेबर का शिकार था। और उसके बाद आनंद जी ने जो हम लोग का डिस्कशन हुआ उन्होंने हमको ये समझाया कि चाइल्ड लेबर जो है वो बंधुआ मजदूरी के चंगुल में भी फंस सकता है और उसके अंदर भी वो आता है। ठीक है। तो जी हाँ, चाइल्ड लेबर अगर कोई है तो वो बॉन्डेड लेबर हो सकता है, और अधिकतर केसों में 90% केसों में ऐसा होता है। क्यों होता है?
इसलिए होता है क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो किसी भी केस में, कोई भी बाल मजदूर हो उसके केस में मिनिमम वेज एक्ट को कभी फॉलो नहीं किया जाता। यानी अगर आप मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी शायद 18 अगस्त को पंजाब में तिब्बा में एक रेस्क्यू हुआ था, लुधियाना के पास ही शायद आपका वो तिब्बा जगह है, या लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही है। उन्होंने 14 बच्चे लोगों ने रेस्क्यू किए थे। तो वो जो हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? वो जो रेस्क्यू हुआ था 14 बच्चों का, तो वो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि बंधुआ मजदूरी क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसी की आवाज आ रही है? ठीक, थैंक यू। तो हमने ये डिस्कस किया था कि बंधुआ मजदूरी जो है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पुलिस जाकर ये रेस्क्यू को अंजाम दे सकती है। ठीक है, तो अगर 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 इसकी जो एफआईआर होती है, इसकी जो एफआईआर होती है उसमें आप अगर चाइल्ड लेबर के सीएलपीआरए के सेक्शंस लगाते हो या जुवेनाइल जस्टिस के सेक्शंस लगाते हो, तो उतना ही जरूरी है बॉन्डेड लेबर के सेक्शंस को लगाना भी। क्यों क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका उल्लंघन तो सीधे तौर पे हो ही रहा है, मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो नहीं हो रहे हैं। वो जिस कंडीशन में रहते हैं, जिनकी कंडीशन होती है एक कमरे में, वहीं काम करते हैं, वहीं बैठे रहते हैं और वहीं जीवन जीते हैं। काम 8 घंटे का नहीं होता, काम होता है 14 घंटे से 16-16 घंटे का। ठीक है, तो अगर और ना तो रहने की अच्छी जगह है, ना पीने खाने पीने के अच्छे, खाने में क्या मिलता है? सुबह शाम 2 टाइम खाना मिलता है, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, कुछ कुछ जगह उबला हुआ आलू भी दे देते हैं। तो इस तरीके के अगर सिचुएशन में कोई भी मजदूर रह रहा है, मैं तो अभी बच्चे पे जा ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ मजदूर रह रहा है, जब मजदूर इस सिचुएशन में रह रहा है तो आप समझिए कि जो बच्चा है उसकी तो स्थिति और विषम है। इसका मतलब ये है कि वो बॉन्डेड लेबर का सेक्शन चाइल्ड लेबर में भी लगता है, उसके रेस्क्यू में भी लगता है। तो जब एफआईआर होती है, एफआईआर में आप कौन कौन से सेक्शंस लगाते हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे सीआरपीआर का क्या लगेगा? सेक्शन 3 लगेगा, सेक्शन 14 लगेगा। जेजे एक्ट का क्या लगेगा? सेक्शन 75 लगेगा, सेक्शन 79 लगेगा। बॉन्डेड लेबर का क्या लगेगा? सेक्शन 16, 17 और 18 जो हमने डिस्कस किए। कुछ कुछ केसों में 19 अगर मॉर्गेज में प्रॉपर्टी रखी हुई है या पैसा नहीं दिया। अच्छा, क्यों बॉन्डेड लेबर इंपॉर्टेंट है? अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक केस स्टडी सुनाता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं इसके बाद आपसे पूछूंगा भी। मैं चाहूंगा कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा चीजों को समझने के लिए, और इस तरीके से हम एक दूसरे से सीख पाएंगे बहुत सारी चीजों को। तो मान लीजिए कि मयूर नाम का एक व्यक्ति है जो पंजाब के किसी गांव में रहता है। ठीक है, उसी गांव में एक निर्मल नाम का व्यक्ति है जो उस गांव में, गांव का ही है लेकिन अभी वो दिल्ली चला गया और दिल्ली में बढ़िया एक कपड़े के कारखाने में काम करता है। वो बहुत जब भी वो गांव आता है तो बताता है कि भाई वो काफी पैसे वाला हो गया है, कपड़े के जो काम है उसने उसको बहुत प्रॉफिट दिया है और बहुत ही अच्छे से जो है उसका जीवन यापन होने लगा। वो नए नए कपड़े पहन के आता है और खूब सारा कैश लेके आता है अपने साथ, है ना। और वो उन सारे गांव वाले ये जानते हैं कि ये बड़ा भला आदमी है, हमारे गांव वालों की मदद करता है। कई सारे बच्चों को इसने काम से लगा दिया, जो जो फिर रहे थे फालतू खेतों में जाकर अपना टाइम पास करते थे या कुछ भी नहीं करते थे, उनको बढ़िया ये ले जाता है शहर और उनको काम से लगा देता है, यानी उन बच्चों का जीवन बना देता है और उनको शायद पढ़ाई भी करवा देता है। तो ये गांव वालों को पता है। तो इस बार निर्मल आया गांव वापस, और निर्मल ने क्या करा, मयूर और उसके साथ के 12 बच्चों को वो पंजाब से दिल्ली ले आया और उसी कारखाने में उसने काम कराने को लगा दिया। जब वो आ रहा था दिल्ली तो हर परिवार को उसने 3-3 हजार रुपए दिए थे। हर परिवार को जब उसने 3-3 हजार रुपए दिए थे और जब वो आया, दिल्ली लेकर आया, तो सबको उसने काम पे लगवा दिया। काम पे लगवाया तो हर बच्चे को 200 रुपए पर हफ्ते, प्रति हफ्ते के हिसाब से एक शू, जो जूते होते हैं ना, जूते के अंदर एक सोल जो लगता है, वो सोल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने के लिए लगा दिया, 200 रुपए पर हफ्ते। अच्छा, अब ये 200 रुपए पर हफ्ते लगा दिया और जहां वो काम करते थे उनको वहीं पर रहना था और 12 से 14 घंटे तक उनको काम करना था। खाने में उनको दाल चावल मिलते थे दोनों, सुबह शाम। अब आप मुझे बताइए कि क्या इसमें बॉन्डेड लेबर लगेगा या नहीं लगेगा? मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपका पार्टिसिपेशन, कि क्या इसमें बॉन्डेड लेबर लगेगा या नहीं लगेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
राम सरन जी कह रहे हैं लगेगा, वरिंदर जी कह रहे हैं लगेगा, जिंद माही जी कह रहे हैं लगेगा, वरिंदर जी कह रहे हैं लगेगा। अब में से कोई भी पंजाबी में, हिंदी में, जैसे भी ये अपना माइक खोलकर बताना चाहे कि क्यों लगेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोगों को भी समझ में आएगा कि क्यों लगेगा। कोई भी अपना माइक अगर अनम्यूट कर पाए तो नीरू जी कह रही है लगेगा, नीरू जी कह रहे हैं लगेगा, जसवीर जी कह रहे हैं लगेगा, भूपिंदर जी कह रहे हैं लगेगा, जसवीर जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बच्चे बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहा है इसलिए लगेगा, जतिंदर कुमार जी कह रहे हैं लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम मोटे मोटे तौर पर ये मान रहे हैं कि बॉन्डेड लेबर जो है वो आपकी एफआईआर में आना चाहिए, लेकिन उसका फायदा क्या है? अब प्रश्न ये उठता है कि बॉन्डेड लेबर तो आपने लगा दिया, लेकिन अब उसका फायदा क्या है? किसको फायदा मिलेगा? आपको फायदा मिलेगा, एम्प्लॉयर को फायदा मिलेगा, सरकार को फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा? ये फायदा मिलेगा बच्चे को। कैसे मिलेगा? पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको, कहाँ पर जाती है ये इसकी केस कहाँ जाता है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इसका हेड है इन कंप्लेंट्स के एजुडिकेशन के लिए। और जो सब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, जैसे डीएम के पास तो भाई बहुत काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी कमेटी। आपको जानकर मुझे जानकर हैरानी हुई थी जब मैंने पहली बार पता चला था मुझे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक जिले में 152 कमेटियों का चेयर होता है। 152 ऐसी कमिटीज हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चेयर। तो सब काम तो वो नहीं कर सकता, वो क्या करता है, एसडीएम को अपना बना देता है या किसी और दूसरे एसडीएम किसी दूसरे ऑफिसर को बना देता है। तो एसडीएम को हम यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी मानते हैं, जो जिसके ऊपर ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अब क्या होता है? हाँ, तो अब अगर जैसे कंप्लेंट आई तो 24 घंटे में आपको उस बच्चे का, उस महिला का, उस बॉन्डेड लेबर का, मैन का रेस्क्यू करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। और उसका अगर जैसे उसका जो पेशी होगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, समरी ट्रायल चलता है इसमें, इसमें प्रॉपर जैसे कोर्ट में केस जाता है वैसे नहीं होता। इस केस में क्या होता है, समरी ट्रायल होता है इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कौन से लगाओगे आप, सेक्शन 16, 17, 18 और कुछ केसेस में 19। ठीक है, अच्छा, ये सब होने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, या जो अथॉरिटी है अपीलेट उसका क्या रूल है, वो देखिए। दो उसके कुछ प्रकार के इस तरीके से रूल है। सबसे पहले तो 1 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपना समरी ट्रायल कंप्लीट करेगा। आपने देखिए प्रोसेस वही है जो हमने चाइल्ड लेबर में भी डिस्कस करी थी, हम सिर्फ इसके रूल्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। हाँ सॉरी, तो क्या है, डीएम समरी ट्रायल करता है 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए अगर डीएम को लगता है कि बॉन्डेड लेबर का केस है तब तो उसको मुआवजा मिलेगा। किस टाइप के मुआवजे होते हैं हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर डीएम को लगता है कि ये व्यक्ति बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में नहीं आता मगर इसको सोशल असिस्टेंस की जरूरत है, मान लीजिए उसके पास एजुकेशन नहीं था, मान लीजिए उसके पास अपने जीवन पर्यंत के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मान लीजिए उसके पेरेंट्स नहीं थे, मान लीजिए और कोई विषम परिस्थिति में वो था, और डीएम को लगता है कि भाई इसको असिस्टेंस, सोशल असिस्टेंट की जरूरत है या स्टेट के माध्यम से स्टेट असिस्टेंस की जरूरत है, तो डीएम क्या करता है, डीएम उनको उन सरकारी स्कीमों से जोड़ देता है। दूसरी स्कीम जो भी उसके सोशो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के काम आएंगे उसको उससे जोड़ देता है ताकि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो बच जाए। यानी 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 उसको एक उसका जीवन का उत्थान हो जाए। ये डीएम के पास पावर है। मान लीजिए कि उसके पास कोई पैसा नहीं है बच्चे के पास या महिला के पास या उस बंधुआ आदमी के पास, तो उसका सारा का सारा जो खर्चा है वो डीएम एक इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन फंड से करा देता है। जैसे मान लीजिए 1 महीने का टाइम है, अब वो बच्चा जो था वो तो पंजाब के किसी गांव से, सरन के किसी गांव से रेस्क्यू हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट में आके उसका रहना खाना खर्चा मेडिकल अगर लीगल विटनेस प्रोटेक्शन ये सब कौन देगा खर्चा, तो डीएम के पास ये अथॉरिटी है, ये डीएम कर सकता है। ये सब आप डीटीएफ की जब मीटिंग्स होती हैं उसमें ये सब हाईलाइट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, उन्हें बता सकते हो। ठीक है, अगर ऐसी जो कोई स्कीम है, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना या प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना से आप उसे जोड़ सकते हो। अगर पेंशन स्कीम से आप उसको जोड़ सकते हो। आप उसको एजुकेशन जो एनसीएलपी के बारे में अभी हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे उससे आप जोड़ सकते हो। ये सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये इसके पास की पावर है, डीएम एसडीएम के पास की पावर है। ट्रायल खत्म होने के बाद डीएम क्या करता है, रिलीज सर्टिफिकेट देता है।
ठीक है, ट्रायल हो गया तो उसके बाद उस व्यक्ति को एक रिलीज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रिलीज सर्टिफिकेट जब मिलता है तो जितनी भी सरकारी मुआवजे हैं, स्कीम्स हैं, उनका असिस्टेंस है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस महिला को मिलने लगता है। और जिसमें आप माइंड करिए कि अगर उस बच्चे को, मान लीजिए वो 14 साल का बच्चा था, अब उसके 14 साल में तो कभी वो स्कूल गया नहीं, अब उसको ब्रिज एजुकेशन में अगर डालना है, उसको बेसिक एजुकेशन करानी है, तो इसमें भी असिस्टेंस मिलती है डीएम की तरफ से। अगर उसके पास जो प्रॉपर्टी थी, उसका जो घर था, वो किसी ने हथिया लिया, कब्जा कर लिया, या जमीन थी वो कब्जा कर ली, वो उसको वापस उसका लैंड दिया जाता है। उसका घर जो है, अगर उस घर नहीं था, उसको एक हाउस अलॉट किया जा सकता है, ईडब्ल्यूएस एलआईजी कोटे का जो आवास योजना के तहत मिलता है, और उसका सामाजिक उत्थान के लिए भी उसको रिहेबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए कौन सी रिहेबिलिटेशन के लिए कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2016। 2016 की नई रिवैम्प्ड स्कीम है, और जिसमें बंधुआ मजदूरी से प्रभावित और विक्टिमाइज लोगों के लिए एक प्रॉपर सुरक्षा नेट बनाया गया है। देखिए पहले क्या होता था कि जब मैंने आपको बता रहा था कि वो सिर्फ यही मानते थे कि भाई जमीनों पे ही विवाद हो सकता है, या जमीन का ही जो बॉन्डेड लेबर है वहां हो सकता है, लेकिन जब इनकी डेफिनेशंस आगे बढ़ी और जब समझ में आया कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं उनके अलावा भी, प्रारूप जैसे बदल गए हैं क्राइम के, तो बॉन्डेड लेबर को एक पूरा ओवरऑल रिहेबिलिटेट करने के लिए इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन दिया, एजुकेशन रिहेबिलिटेशन दिया, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन दिया, और सोशल रिहेबिलिटेशन दिया। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक में क्या है, पैसे में कितना रिहेबिलिटेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से। और एक बात आप ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा रिहेबिलिटेशन जो है वो बॉन्डेड लेबर के केसेस में ही दिया जाता है। यानी अगर आप एक बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं और आप उसको चाइल्ड लेबर में लेकर जा रहे हैं, तो उसको शायद इतना कभी रिहेबिलिटेशन नहीं मिल पाएगा जितना बॉन्डेड लेबर में मिलता है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया स्कीम है आज तक की, जो बॉन्डेड लेबर और इस तरीके के जो फोर्स्ड लेबर के जो केसेस है उनके लिए आई है। क्या है भाई, बताइए। ये है, अगर कोई एडल्ट मेल बेनिफिशियरी, अगर कोई एडल्ट मेल है, 18 साल से ऊपर का आदमी है जो बॉन्डेड लेबर करता था, उसको 1 लाख रुपए तक का मुआवजा डीएम की तरफ से दिया जाता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है। डीएम क्या करता है, कैश रिक्वायरमेंट देता है। रिलीज सर्टिफिकेट मिल गया उस बच्चे को या बड़े आदमी को, जिसको भी रिलीज सर्टिफिकेट मिला, तो डीएम क्या करता है, कैश की रिक्वायरमेंट देता है कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कितने कैश की जरूरत है। अगर मान लीजिए कि 30,000 रुपए कैश की जरूरत थी उसको, तो बाकी का 70,000 जो है वो एन्युटी स्कीम में चला जाता है या डिपॉजिट कर दिया जाता है, बाकी का 30,000 उसको दे दिया जाता है। अगर कोई बंधुआ मजदूर बच्चा है जो ऑर्फन है, यानी माँ बाप नहीं है, या कहीं से रेस्क्यू किया गया है, या भीख मांग रहा था, या सर्कस में या 3 जगह इस तरीके से कुछ काम कर रहा था, फोर्स लेबर कर रहा था, इस तरीके का कोई बच्चा, या फिर महिलाएं, उनको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा है। यानी 1,25,000 रुपए एन्युटी स्कीम में दिया जाता है, और 75,000 उनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी इनका बैंक अकाउंट भी खोला जाता है, इनको मुख्य धारा में भी लाया जाता है इन सभी लोगों को। और उसके बाद अगर कोई ट्रांसजेंडर है, कोई वुमेन है, कोई बच्चा है जो बॉन्डेड था या जो फोर्स्ड था, और जिसने एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन देखा है या झेला है, यानी मान लीजिए उसके पास उसके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो गया, बार बार सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ट्रैफिकिंग उसकी हुई, जैसे आपको पंजाब में, आप बिहार उत्तर प्रदेश से जो आपके यहाँ काम करने आते हैं खेतिहर मजदूर, आप देखते ही हैं उनके ऊपर कितना बार सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, और ऊपर से कितनी बार वो ट्रैफिक्ड होते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, कितने 5,000 रुपए में, 3,000 रुपए में, 2,000 रुपए में। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, उस टाइप के केसेस में मुआवजा जो है वो 3 लाख रुपए तक का मिलता है, और 2 लाख रुपए एन्युटी में डाला जाता है, और 1 लाख रुपए डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कि ये जो स्कीम अपन बता रहे हैं, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता, जिनको एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशन में रखा जाता है, जिनसे जबरिया मजदूरी कराई जाती है, और जिनको 2,000-3,000 रुपए का कर्ज देकर अपने गुलाम बना लिया जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये स्कीम है। और आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि इमीडिएट असिस्टेंस, मान लीजिए आपने तुरंत किसी को रेस्क्यू किया, अब उसको तुरंत पैसों की उसको जरूरत पड़ेगी, उसको रिहेबिलिटेट करने में आपको जरूरत पड़ेगी, खाना लाना है, कपड़ा लाना है, लत्ता लाना है, लीगल हेल्प देनी है, मेडिकल केयर देनी है, बथेरी चीजें हैं आपके लिए, बहुत सारा काम पुलिस को उनके माध्यम से करना पड़ता है, पुलिस को करना पड़ता है। तो डीएम एक इमीडिएट फंड होता है उसके पास, जिसमें वो 20,000 रुपए तक का असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करा सकता है, यानी उस बंदे को, उस बच्चे को, उस महिला को, उस बॉन्डेड लेबर को प्रोवाइड करा सकता है, इररेस्पेक्टिव उसका कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ। यानी आप तुरंत लाए,
आपने कहा साहब इसको रहने के लिए जगह चाहिए, तक ट्रायल चलेगा, इसको खाना चाहिए कहिए, तो डीएम साहब क्या करेंगे, 20,000 रुपए तक का इमीडिएट असिस्टेंस दे देंगे, जब और चाहे भले कन्विक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसके पहले पहले वो पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। और सोशल एजुकेशन और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन में क्या है, अगर आपने किसी बच्चे को बॉन्डेड लेबरी से छुड़ाया है तो उसके 12 साल तक की एजुकेशन, उसका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी काउंसलिंग, उसकी हेल्थ, ये सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उसको जेजे एक्ट में प्रॉपर होम्स में भेजा जाता है और वहां पर उसको एक भविष्य, एक सुरक्षित भविष्य दिया जाता है। मैं अमरलाल का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर कि अगर अमरलाल बंधुआ मजदूरी में था और आज वो एक सक्सेसफुल लॉयर है, तो ये इसलिए है कि किसी पुलिस वाले ने किसी सही समय पर उसकी मदद करी थी, एक सही सेक्शन लगाकर मदद करी थी, इसलिए आज अमरलाल जो है वो आज आपको हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में पॉक्सो के केसेस लड़ता हुआ दिखता है। कोई महिला अगर है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उसकी शादी के लिए, उसको स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए, उसको उसकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो पाए, वो कभी किसी पर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग है, तो उसको एक कानून है, नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पीपल, ये जो पॉलिसी है, इसके तहत उसको स्पेशल केयर दिया जाता है, उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए जहां पर भी ये सेंटर्स होते हैं वहां पर उनको पहुंचाया जाता है। और अगर कोई अडल्ट है, 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, 19 साल का, 25 साल का, 35 साल का, 50 साल का, ऐसे व्यक्तियों को कंपलसरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाला जाता है ताकि उनका बेसिक एजुकेशन हो पाए और फिर अपने वो भी इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने स्वरोजगार वो कर पाए। इन सभी चीजों को जो है वो बॉन्डेड लेबर में हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है कि बचपन बचाओ आंदोलन आपके साथ ये ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये बचपन बचाओ आंदोलन आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हमारे जो फाउंडर हैं श्री कैलाश सत्यार्थी जी, वो एक पेशे से एक इंजीनियर थे, उनके उनके समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और उसके बाद उन्हें लगा कि भाई समाज में ये विषमताएं बहुत ज्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी, वो प्रोफेसर हो गए थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा यहाँ विदिशा मध्य प्रदेश से और दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर वो एक मैगजीन निकालने लगे, उस मैगजीन का नाम था संघर्ष जारी रहेगा। और आपको ये जानकर बड़ा खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा कि एक दिन सरहिंद पंजाब से एक व्यक्ति था, उसका नाम था वासल खान। सरहिंद पंजाब से एक वासल खान नामक व्यक्ति उनके पास आता है और आकर गिर जाता है और बोलता है कि साहब मुझे और मेरी बेटी को बचा लो। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? उन्होंने कहा कि साहब मैं जो हूँ सरहिंद पंजाब में एक बंधुआ मजदूर हूँ, एक ईंट भट्टे पर, और हमारा सारा जो परिवार है, मेरे दादा काम करते थे वहाँ, हम सभी आज तक कर रहे हैं, और मेरी बेटी 16 साल की हो गई है। तो जो ठेकेदार है, उस कॉन्ट्रैक्टर है जो उस ईंट भट्टे का, वो मेरी बेटी को एक चकले घर में, एक प्रोस्टिट्यूशन के लिए, एक ब्रॉथल हाउस में बेचना चाह रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि चलो उसको रेस्क्यू करेंगे। और ये सब लोग अपने दोस्त लोगों के साथ जाकर वहाँ रेस्क्यू करने चले गए सरहिंद में। तो भाई आपको पता है कि भाई इतना आसान तो नहीं होता किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी माफिया, किसी भी इस तरीके के व्यक्ति से फाइट करना। तो वो जब वो रेस्क्यू करने गए तो करीबन 34 से 36 लोग वहां पर बंधुआ मजदूर थे उस जगह पर, लेकिन इन लोगों को, भाई साहब को और सभी लोगों को मार मार कर वहां से भगा दिया गया। बिल्कुल अधमरे हो गए थे, बाल बाल बचे एक तरीके से, ये समझिए आप। तो जब ये हो गया तो वापस दिल्ली आए, हार गए, वो रेड फेल हो गई। रेड उस समय इजाद हुई, भाई साहब ने पहली बार उसको इजाद किया और वो रेड फेल हो गई। फेल हो गई तो वापस दिल्ली आए। वहां पर उन्होंने, किसी ने, उनके लॉयर ने बताया कि भाई आप रिट पिटीशन लगाइए, हेबियस कॉर्पस, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिट पिटीशन लगाकर इन सभी के सभी 34 बंधुआ मजदूरों को उस बेटी के साथ छुड़ाया गया। और ये पूरे भारत के जुडिशियल इतिहास में और पूरे भारत के कानून के इतिहास में ऐसा पहला इंसिडेंट था जब इतने ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ विश्व के इतिहास में इतना बड़ा इंसिडेंट था जब इतने ज्यादा लोग एक साथ बंधुआ मजदूरी से छूटे और जिनको कॉम्पेंसेशन मिला, जिनको रिहेबिलिटेशन मिला, और उन्होंने अपनी एक नई जीवन की शुरुआत की। तो इस प्रकार से अगर आप एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और उसी के बाद फॉर्मेशन हुआ बच्चन बचाओ आंदोलन का, उसी के बाद बच्चन बचाओ आंदोलन जो आज है 40 साल के इतिहास में, वो है जो आपको आज दिखता है। तो ये उस छोटी सी एक काम की वजह से, उस एक छोटे से कंपैशन की वजह से जो हम बच्चों के प्रति रखते हैं, उसकी वजह से हो पाया। तो आप ये समझिए कि एक छोटा सा सेक्शन, एक छोटी सी नॉलेज, आपका एक छोटा सा काम एफआईआर में आपके हिसाब से एक मदद कितने बड़े बड़े लेवल तक, कितने बड़े बड़े स्तर पर जाती है। और इसी के साथ मैं अपना
जो है वक्तव्य जो है प्रेजेंटेशन बंद करूंगा। और इस कोट के साथ भाई साहब श्री कैलाश सत्यार्थी जी का कि हर बच्चे का है अधिकार रोटी, खेल, पढ़ाई और प्यार, और हम सब आइए इस अधिकार को अपने सभी बच्चों को देने के लिए अपना प्रण लें। तो धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वेलकम।